हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम निमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी DRDO सेप्टेम्बर 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हार्डनिंग के बाद धातु में कौन सा गुण बढ़ जाता है? तो याद रखिएगा कि हार्डनिंग करने के बाद धातु का जो ब्रिटलनेस होता है, जिसे हम भंगुरता कहते हैं, यह बढ़ जाता है। भंगुरता या ब्रिटलनेस धातु का वह गुण होता है जिसके द्वारा अगर किसी भी धातु के अंदर ब्रिटलनेस या भंगुरता का गुण अधिक है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट फोर्स डालने से वो धातु टुकड़ों में बिखर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगर किसी भी धातु के अंदर कार्बन की मात्रा जितना अधिक होगी वो उतनी ही धातु क्या होती है, ब्रिटल होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ब्रिटलनेस का जो गुण होती है वो कास्ट आयरन सबसे अधिक आपका ब्रिटल धातु होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, अयस्क से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा जो सिनेवार है यह पारा या जिसे हम मरकरी भी कहते हैं का अयस्क है, ठीक है। धातुओं के अयस्क से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ धातुओं के अयस्क अब मैं आपको बता देता हूँ, तो उसको आप याद रखिएगा। और अन्य जितनी भी धातुएं हैं उनका भी अयस्क आपको याद रखना है। जैसे कि एक होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट पूछता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो याद रखिए कि जो बॉक्साइट है यह एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। वैसे ही आपका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये आपके लोहे के अयस्क हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, जो पायराइट होता है, पायराइट जो है आपका तांबा यानी कि कापर का अयस्क होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, ब्लैंड होल की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है कई बार। तो याद रखिएगा कि ब्लैंड होल की गहराई मापने के लिए हम वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। तो चाहे वर्नियर डेप्थ गेज हो या वर्नियर वर्नियर कैलिपर हो, इसकी लिस्ट काउंट अगर पूछता है आपसे तो याद रखिएगा कि 0.02 मिलीमीटर इसका जो है वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, लो कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि लो कार्बन स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.25% होती है, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील इसे हम मीडियम माइल्ड स्टील भी कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपके हाई कार्बन स्टील से भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है ये 0.3% से लेकर के और 0.7% तक, और 0.7% से लेकर के 0.7% से लेकर के 1.7% तक होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, हाई कार्बन स्टील के लिए चील का पॉइंट एंगल का मान कितना होता है? तो हाई कार्बन स्टील के लिए चील का जो पॉइंट एंगल होता है वो 65 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे ही कास्ट आयरन के अगर पूछे तो कास्ट आयरन के लिए होता है 60 डिग्री, और आपका क्या कहते हैं उसको, माइल्ड स्टील के लिए आपका होता है 55 डिग्री। इसके साथ ही आपसे पूछता है कि एल्युमिनियम के लिए चील का पॉइंट एंगल का मान कितना होता है? तो याद रखिए कि एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। तो चीजल के पॉइंट एंगल से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इन सारे मेटल के लिए चील का पॉइंट एंगल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाई कार्बन स्टील के लिए 65, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री और एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्टील रूल किस प्रकार की माप लेने वाला यंत्र है? याद रखिएगा कि स्टील रूल जो है आपका डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि स्टील रूल एक प्रकार का प्रत्यक्ष माप लेने वाला उपकरण है, ठीक है। स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.5 मिलीमीटर होती है, ठीक है। और स्टील रूल जो है स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील से बनाए जाते हैं। तो स्टील रूल से संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो पैटर्न मेकर के द्वारा श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और ग्रू या खांचे की माप लेने के लिए किस रूल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए ग्रू या खांचे की माप लेने के लिए हम नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्व आकृति के माप लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कर्व आकृति की माप लेने के लिए हम कर्व आकृति की माप के लिए फ्लेक्सिबल आपका स्टील रूल आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि आपके स्प्रिंग स्टील से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, ड्रिल के हेलिक्स एंगल का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए कि ड्रिल के हेलिक्स एंगल का दूसरा नाम फ्लूटी एंगल है, ठीक है। और ड्रिल का हेलिक्स एंगल जो होता है 27.5 डिग्री होता है, यानी कि 27.5 डिग्री होता है आपका ड्रिल के हेलिक्स एंगल का मान, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, बायलैटरल टॉलरेंस में टॉलरेंस आपको किस साइड में दी जाती है? तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायलैटरल टॉलरेंस में टॉलरेंस जो है साइड जॉब के दोनों साइड में दी जाती है, ठीक है। और टॉलरेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, जैसे यूनिलैटरल टॉलरेंस, बायलैटरल टॉलरेंस, ठीक है। तो बायलैटरल में दोनों साइड में दी जाती हैं, और यूनिलैटरल टॉलरेंस में जो छूट है वह जॉब के एक ही साइड में दी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। टॉलरेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो टॉलरेंस जो हाई लिमिट और लो लिमिट, ठीक है।
हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, माप लेने के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की माप लेने के लिए आपका जो आवश्यक तापमान होना चाहिए वो स्टैंडर्ड एक 20 डिग्री तापमान माना गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे किसी भी कंपोनेंट्स का माप लेना चाहिए, क्योंकि तापमान के अधिक या कम होने से की वजह से ही आपकी माप लेने में त्रुटि हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप तापमान अधिक होगा तो माप आपका जो है तापमान अधिक होने की वजह से क्या होगा, माप आपकी कम बता सकता है, और तापमान कम होने की वजह से माप आपकी ज़्यादा आ सकती है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड तापमान जो है किसी भी कंपोनेंट्स का माप लेने के 20 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और 10 नंबर का, कैलिपर्स किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिए कि कैलिपर्स जो होते हैं आपके, या एक प्रकार के इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष माप लेने वाले उपकरण हैं जो कि माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक जो क्वेश्चन कैलिपर से पूछा जाता है वो पूछा है जेरमी कैलिपर का। तो जेरमी कैलिपर के अन्य नाम जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट, ऑड लेग या पॉइंट टू लेग कैलिपर भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और कैलिपर की बात करें तो आपके माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं, और इसके जो पॉइंट होते हैं इसकी जो है केस हार्डनिंग की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, दो पार्ट्स के बीच के संबंध को क्या कहते हैं। तो दो पार्ट्स के बीच का जो संबंध होता है उसे हम फिट कहते हैं। ठीक है, तो फिट आपके अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट। तो ये भी आप याद रखिएगा। आज की पूरी वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत ही कॉमन है। एटलीस्ट अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपके पता होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ड्रिल चक अथवा सॉकेट को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि ड्रिल चक अथवा सॉकेट को निकालने के लिए हम ड्रिल डिप्ट का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और सॉकेट का प्रयोग करते हैं हम बड़े साइज़ के ड्रिल को पकड़ने के लिए, जबकि स्लीव का प्रयोग करते हैं छोटे साइज़ के ड्रिल को पकड़ने के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नंबर पंच के सेट में कुल कितने नंबर प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखिए कि नंबर पंच के सेट में जो है कुल 9 नंबर जो है प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी संख्या को, छोटी से छोटी संख्या को लिखने के लिए हमारे इसमें 0 से लेकर 9 नंबर यानी कि कुल 10 अंकों के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन नंबर पंच में जो है आपके कुल 9 नंबर ही होते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका 9 होता है और जो 6 होता है, इसको लिखने के लिए हम केवल एक ही नंबर का प्रयोग करते हैं जो कि 6 है। तो 6 के द्वारा हम 6 की भी मार्किंग कर सकते हैं, और इसको उल्टा करके हम 9 की भी मार्किंग कर सकते हैं। इस वजह से जो है नंबर पंच के कुल सेट में जो है केवल 9 नंबर ही होते हैं। ठीक है, इन नंबरों के प्रयोग से ही आप कितनी भी बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं। नंबर पंच का प्रयोग किया जाता है किसी भी जॉब के ऊपर, जैसे कि उसको हम लोग प्रयोग करते थे, जैसे कि व्हाट्सएप में अपना रोल नंबर लिखना हो, या कोई कंपनी है तो उसका अपना स्टैंडर्ड उसका कुछ है, तो वो सब मतलब लिखने के लिए, पंचिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर पंच का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये सेट में कुल 9 होते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, लेटर पंच के एक सेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं। तो याद रखिए कि लेटर पंच के जो कुल सेट होता है जिसमें अल्फ़ाबेट दिए जाते हैं, ए से लेकर के जेड तक ABCD लिखा रहता है, तो उसमें 27 पंच होते हैं। तो आप सोचेंगे कि लेटर में तो अल्फ़ाबेट में तो केवल 26 अक्षर ही होते हैं, इसमें 27 क्यों। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा कि लेटर पंच के एक सेट में कुल 27 होते हैं, क्योंकि इसमें जो ये एंड का जो सिंबल है ये भी इसमें शामिल किया जाता है। तो 26 आपके अल्फ़ाबेट के और एक एंड का सिंबल मिला के कुल 27 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लेटर पंच में आपके लेटर पंच के एक सेट में कुल 27 जो है आपके पंच प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, सूचनात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है। तो इन्फॉर्मेशन जो साइन होता है उसका आकार जो होता है आपका आयताकार अथवा वर्गाकार होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका निषेध चिन्ह से भी पूछ सकता है। सैम्बल से मतलब कि जो आपके क्वेश्चन है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो निषेध का जो चिन्ह होता है इसकी जो आकृति होती है या क्या कहते हैं उसको, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, फोर्जिंग शॉप में वेंडिंग तथा फोर्जिंग ऑपरेशन के लिए किस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि फोर्जिंग शॉप में वेंडिंग तथा फोर्जिंग किसी भी जॉब की फोर्जिंग ऑपरेशन के लिए हम लेग वाइज का प्रयोग करते हैं। लेग वाइज जो है आपके माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फोर्जिंग क्या है। तो फोर्जिंग एक प्रकार का बहुत ही पुराना ऑपरेशन है, और मतलब बहुत समय पहले प्रयोग किया था जॉब को किसी आकृति में अपने इच्छा अनुसार आकृति देने के लिए। ठीक है, और फोर्जिंग में क्या होता है कि इसमें फोर्ज में जॉब को रखे उसको गर्म करते हैं, फिर उसके बाद हैमरिंग या और अन्य किसी अपने टूल्स के द्वारा हम जॉब को विभिन्न आकृतियों में बनाते हैं। ठीक है, तो फोर्जिंग में जो फोर्ज होता है उसके फोर्ज को तापमान को मापने के लिए, फोर्ज के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा।
और फोर्जिंग तब की जाती है जब धातु प्लास्टिक अवस्था में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि धातु की फोर्जिंग कब की जाती है, तो धातु की फोर्जिंग तब की जाती है जब वो प्लास्टिक अवस्था में हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रोंज तथा तांबे की फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि ब्रोंज, तांबा, एल्युमिनियम, इन सब की सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग करने के लिए हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। कट के हिसाब से आपकी 4 फाइलें होती हैं, सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और रास्प कट। तो ये 4 फाइलें होती हैं कट के हिसाब से, इसको याद रखिएगा। और सिंगल कट की जो फाइल होती है इसके फेस पे सिंगल कट दांते बने होते हैं और ये जो सेंट्रल लेंस 60 डिग्री पर बने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। तो चाहे ब्रोंज, तांबा या एल्युमिनियम का है या आपके ये कहे कि सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग के लिए, तो याद रखिएगा कि वहाँ पे हम सिंगल फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी फाइल जो है स्मूथ सरफेस प्रदान करती है। तो किसके द्वारा स्मूथ सरफेस प्रदान होती है। ठीक है, तो याद रखिए कि सिंगल कट के द्वारा, फाइल के द्वारा हम स्मूथ सरफेस प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस फिनिश अच्छी आती है किस फाइल के द्वारा, तो सिंगल कट फाइल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर का, विभिन्न प्रोफाइल में जाब को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि विभिन्न प्रोफाइल में जाब को काटने के लिए हम कंटूर सा या कंटूर बैंड सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पावर सा जो होते हैं आपके उसके लिए है। और पावर सा का जो ब्लेड होता है वो हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, मशीन टूल के स्लाइड के वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि मशीन टूल के स्लाइड के वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेक करने के लिए हम ब्लॉक लेवल का प्रयोग करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप गेज के एक सेट में कितने पीस होते हैं। तो स्लिप गेज के एक सेट होता है उसमें 12 पीस होते हैं। ठीक है, और इसके 3 ग्रेड होते हैं, जो जबकि आपका डिग्री, मिनट और सेकेंड का, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और एक डिग्री में आपका 60 मिनट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, भारी लोड को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो भारी लोड को हटाना हो, उसे उठाना हो, तो वहाँ पे हम क्रो बार का यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। क्रो बार आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल एंडेड और एक डबल एंडेड। ठीक है, और यह इसकी जो आकृति होती है ये आपका हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल यानी कि षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार आकार का आपका क्रो बार होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, लेथ के किस कार्य में स्पिंडल की गति न्यूनतम होती है। तो थ्रेड कटिंग में जो होती है लेथ के स्पिंडल की गति जो है न्यूनतम रखी जाती है। ठीक है, और थ्रेड कटिंग जो है आपके लीड स्क्रू के माध्यम से की जाती है, और लीड स्क्रू पर जो आपकी एकमी थ्रेड बनी होती है जिसके एंगल 29 डिग्री होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। तो गन मेटल में आपके कॉपर, टिन और जिंक मिला होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धातुओं के एलॉय से या मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए गन मेटल की मिश्र धातु जो है आपके कॉपर, टिन और जिंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, लेथ मशीन पर जाब का सेंटर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो याद रखें कि लेथ मशीन पर जाब का सेंटर निकालने के लिए हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये आपके सरफेस गेज आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स और एक यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज का प्रयोग हम मार्किंग के लिए भी करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, खाद्य सामग्री के वेस्ट के लिए किस रंग के बीन का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो आपकी खाद्य सामग्री है वो बेकार हो गई या ज़्यादा खाना बच जाता है, तो उसको जो हम क्या करते हैं फेंक देते हैं, या खाना ख़राब हो गया तो उसको भी हम क्या करते हैं फेंक देते हैं, तो उसके लिए हम किस रंग के बीन का प्रयोग करना चाहिए इंडस्ट्री में, तो इसके लिए हम काले रंग का बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ख़राब वेस्ट खाद्य सामग्री के रखने के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही याद रखिएगा कि जो मेटल होता है उसके लिए लाल रंग के बीन का प्रयोग करते हैं, और जो प्लास्टिक होता है इसके लिए हम जो है पीले रंग के बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के ये 25 जो क्वेश्चन थे हमने बहुत ही फास्ट एक रिवीजन प्रकार की क्लास रखी आप लोगों के सामने। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो गया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।